study of the class 12 physics Coulomb's law, scalar and vector form। ठीक है, तो बेटा वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बताऊं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को क्या करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो नहीं आ रहा टॉपिक, जो कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल इसको फैला दीजिए, एकदम पूरे इंडिया के हर मोबाइल में चलनी चाहिए ये वीडियो, ठीक है। हर बच्चे के मोबाइल में पाठक सर का ही वीडियो चलना चाहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ठीक है, तो देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉ, स्केलर एंड वेक्टर फॉर्म। तो बेटा कूलम्स लॉ स्केलर फॉर्म में क्या होता है, कूलम्स लॉ किसे कहते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो ध्यान, आप न्यूटन्स लॉ पढ़े होंगे, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको क्या कहता था कि यदि दो पॉइंट मासेस हैं, दो मासेस m1 और m2 है, ध्यान देना, ठीक है ना। दो मासेस m1 और m2 है, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो क्या होता था, तो कैपिटल जी m1 m2 बाई r स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था कूलम्ब। तो देखो कूलम्ब चाचा ने क्या किया, तो कूलम्ब चाचा ने, ठीक है ना, एक लॉ दिया जिसको हम कूलम्ब्स लॉ के नाम से जानते हैं। मुझे लगता है कि वो न्यूटन का पक्का चेला रहा होगा, ठीक है ना। न्यूटन का बिल्कुल पक्का चेला था, इसीलिए न्यूटन जैसा ही कुछ फार्मूला बनाना चाहता था, न्यूटन से बड़ा प्रभावित था, तो इसलिए उन्होंने बहुत इन्फ्लुएंस था न्यूटन का उसके ऊपर। तो उसने न्यूटन जैसा ही एक फार्मूला बनाया जिसको हम कहते हैं कूलम्ब्स लॉ। उसने बताया कि इफ टू पॉइंट चार्जेस, यदि हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हो Q1 और Q2, क्या बेटा, Q1 और Q2, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो, R हो, ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो, R हो। तो दो पॉइंट चार्जेस है हमारे पास Q1 और Q2, इनके बीच का डिस्टेंस यदि R हो, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम होता है। ठीक है बेटा, क्या बताया कूलम्ब्स ने, कूलम्ब्स ने क्या बताया, आपको समझ में आ रहा है कि इन दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, द फोर्स बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, जिसको मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, F is a स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ध्यान दो, तो बेटा F is a inversely proportional to the square of distance between them होता है, ठीक है। अब इन दोनों को यदि हम इन दोनों लॉस को एक में मिलाएं, तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट अप्लाई करते हैं K, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट। क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान देना बेटा, ये क्या है आपका, अब ये K की जो वैल्यू है, ये K की वैल्यू K इक्वल टू क्या होता है, तो 9 into 10 to the power 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। अच्छा देखो बेटा, ये यूनिट कैसे बना, आप यहीं से यूनिट बना सकते हो। K इक्वल टू, ये फॉर्मूला क्या लिख सकते हो, ये R स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, मतलब K इक्वल टू आप इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हो कि FR स्क्वायर अपॉन में Q1 Q2। आप यूनिट यहीं से बना लो, ठीक है ना। फोर्स के लिए न्यूटन, R के लिए मीटर स्क्वायर, और चार्ज का प्रोडक्ट कूलम्ब स्क्वायर। दैट मींस K is equals to 9 into 10 to the power 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। इट इज अ यूनिट ऑफ इट इज अ न्यूमरल वैल्यू ऑफ द K इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान देना कि यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं, आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि बेटा मेरे हाथ में यदि 1 kg का मास है, 1 kg इस हाथ में, 1 kg इस हाथ में, इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स कितना है, यदि ये 1 मीटर के डिस्टेंस पर हो, 1 मीटर के डिस्टेंस पर हो, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स क्या है। तो तुम कहोगे कि सर ये तो बहुत इजी चीज है, आप ये G की वैल्यू रख दीजिए और ये M1 M2
अपॉन आर स्क्वायर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये g रखिए, m1 की वैल्यू 1 kg रखिए, m2 भी 1 kg रखिए, डिस्टेंस भी 1 रखिए, 1 का स्क्वायर रखिए, तो ये फोर्स g के इक्वल आएगा। ठीक है, ठीक। अब यदि इसको उठाकर हमने क्या किया है, इसको मैं उस लेकर उस मासेस को पानी के अंदर चला जाऊं, ठीक है ना, वाटर के अंदर चला जाऊं। अब पूछूं बेटा अब इनके बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा? कहोगे सर फोर्स तो उतना ही होगा। फोर्स पानी में जाने से, वाटर के अंदर जाने से तो नहीं चेंज होगा, जितना पहले फोर्स था अब भी उतना ही होगा। 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, सॉरी 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन, इतना ही फोर्स होगा, अभी भी उतना होगा। लेकिन तुमसे मैं कहूं कि बेटा मेरे हाथ में एक एक कूलम का दो चार्ज बॉडीज है, 1 कूलम का एक इस पर एक इसमें, दो चार्ज मैंने लिया है 1 कूलम का। उसको लेकर के यदि मैं क्या करूं, किसी वाटर के अंदर चला जाऊं, अच्छा बाहर था, जब मैं एयर में था तो ये फोर्स कितना लग रहा था, तो जब मैं एयर में था तो इस फॉर्मूले पर हम रखेंगे तो 9 into 10 to the power 9, ठीक है, इनटू Q1 Q2, तो Q1 कितना 1 कूलम, Q2 भी 1 कूलम, डिस्टेंस भी 1 मीटर, क्लियर है, 1 मीटर स्क्वायर। तो फोर्स बेटा कितना आएगा, F इक्वल टू 9 into 10 to the power 9 न्यूटन, इतना आएगा। ठीक है, अच्छा मैं तुमसे पूछूं कि अच्छा मैं डिस्टेंस को विदाउट चेंज करते हुए, चार्ज को बिना चेंज करते हुए यदि उसको लेकर कहां चला जाऊं, वाटर के अंदर, ऑब्वियसली वाटर के अंदर, तो बताओ कि अब इनके बीच लगने वाला फोर्स कितना होगा? क्या अभी भी ये फोर्स इतना ही होगा? ये फोर्स चेंज हो जाएगा, ये फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। तुमने कहा कि सर ऐसा तो हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा क्या होगा। तो भाई फोर्स ये क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। वो फोर्स अब कैसे निकलेगा? ठीक है, तो 9 into 10 to the power 9 into 1 स्क्वायर अपॉन में यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, मान लिया कि वो स्मॉल की आता है, यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है ना। ये कांस्टेंट ये बताएगा कि फोर्स कितना टाइम्स डिक्रीज कर गया, फोर्स कितना टाइम्स डिक्रीज कर गया। इसका मतलब ये है, इट मींस फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो है इट इज डिपेंड ऑन द मीडियम। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है बेटा, मीडियम पे। ये के उसी मीडियम के लिए आया है, ठीक है ना, ये इस पे डिपेंड करता है मीडियम पे। और ध्यान देना, अब हम इस फॉर्मूले को हम एक न्यू फॉर्मूले से रिप्लेस कर सकते हैं। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K इक्वल टू हमारा K के प्लेस पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। क्लियर है, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, दैट इज अ कूलम्स लॉ। ठीक है, और ये जो कांस्टेंट लगाया गया इसमें जो एप्सिलॉन नॉट आया, ये जो एप्सिलॉन नॉट आया ये मीडियम के लिए आया, और इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ, इसे क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये फ्री स्पेस की क्या है, परमिटिविटी है। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट। और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो होती है बेटा, इसकी यूनिट, इसकी न्यूमेरल वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी न्यूमेरल वैल्यू 8.85 into 10 to the power minus 12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है 8.85 10 to the power minus 12। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। अब बात ये आती है कि है क्या एक्चुअली, सर आया नहीं समझ में, फील नहीं आया कि ये परमिटिविटी किसको कहते हैं, ये परमिटिविटी क्या है सर, इसकी फीलिंग नहीं आई। अच्छा ठीक है भाई, घबराओ मत, इसकी फील दिलाते हैं, इसकी फीलिंग कराते हैं कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये परमिटिविटी का रोल क्या है, एक्चुअली में परमिटिविटी होता क्या है। ठीक है, तो कूलम्स लॉ आपको समझ में आया कि कूलम्स लॉ तो बिल्कुल ग्रेविटेशनल लॉ है, ठीक है ना, बिल्कुल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तरह काम करता है। ठीक है ना, तो आपका क्या हुआ कि यदि दो पॉइंट चार्जेस हो फ्री स्पेस में रखे हुए हो, फ्री स्पेस का क्या मतलब, वैक्यूम भाई, ठीक है ना,
अब देखो वैक्यूम या एयर में यदि दो पॉइंट चार्जेस रखे हैं तो इनके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा वो दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? ठीक, ध्यान दो। तो बेटा देखो, अब बात हम करते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की कि ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या है। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, फ्री स्पेस। तो बेटा परमिटिविटी किसको कहते हैं आप समझते हैं, ध्यान देना। परमिटिविटी ठीक है ना, वो फिजिकल क्वांटिटी है। परमिटिविटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी बाय विच वी कैन डिसाइड, परमिटिविटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी बाय विच वी कैन डिसाइड the medium how much in come to influence with the electric field, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कितने इन्फ्लुएंस में आता है, ठीक है ना। हाउ मेनी इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस इन मीडियम, ठीक है। मीडियम क्या होता है, बात हम करते हैं। जैसे मान लो हमने कहा कि वाटर के अंदर यदि हम दो चार्जेस को रख दें, तो वाटर के अंदर यदि हम चार्जेस को रख दें तो क्या ये वाटर जो है ये एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। ये वाटर के भी एटम होंगे, है ना, एटमों से मिलके ही तो बना है, एटम से मिलके ही तो इसके मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं बेटा। ठीक, अब सोचो कि मैंने यहाँ कोई चार्ज रख दिया, ये चार्ज रख दिया, ठीक है ना। अब ये चार्ज रख दिया, ये वाटर के अंदर रख दिया, वाटर के अंदर ही ये चार्ज है। एक दूसरा चार्ज यहाँ पे रख दिया, ये दूसरा चार्ज रख दिया, ये भी वाटर के अंदर ही है, ठीक है। तो अब हमें ये सोचना है कि इस चार्ज में से ऐसा क्या है कि जो इस चार्ज को फोर्स लगाता है। इस चार्ज में से इस चार्ज जो है ऐसा क्या करता है कि ये वाला चार्ज Q1 ऐसा क्या करता है Q2 पर कि इसको इसकी फोर्स की एक्सपीरियंस होता है। ये फोर्स कौन लगा रहा है, ठीक है। तो आगे हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। किसकी पढ़ने वाले बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये फोर्स एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है, ठीक है ना। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है, Q1 एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब Q2 आता है तो इसमें फोर्स का एक्सपीरियंस होता है। और Q2 यदि यूं कहा जाए कि Q1 जब Q2 की इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो इसको फोर्स का एक्सपीरियंस होता है। अच्छा, ये बात है सर। इसका मतलब कि ये Q1 ये जो कोई चार्ज है इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इसके चारों तरफ बेटा क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अभी समझ में आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, अगले टॉपिक में इलेक्ट्रिक फील्ड पे ही डिस्कशन होगा। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन डरे मत, ठीक है ना। तो सर इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो चार्ज पे फोर्स लगाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगता है। अब ये बेटा ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस मीडियम के अंदर से होके आता है, इस मीडियम के अंदर से होके आता है, तो बेटा इस मीडियम में क्या है, एटम और मॉलिक्यूल। इस मीडियम में क्या है, एटम और मॉलिक्यूल्स। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब इस एटम या इस मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट होता है, जब ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो इस इंटरेक्शन की वजह से जब ये बेटा इंटरेक्ट होते हैं तो इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है, ये फील्ड को क्या कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। इस फील्ड को अलाउ नहीं करता आने के लिए, ठीक है ना। तो लेकिन भाई चूंकि अलग अलग मीडियम, यदि हम ग्लास की बात करें, वाटर की बात करें, एयर की बात करें, तो अलग अलग मीडियम तो अलग अलग एटम और मॉलिक्यूल से बना हुआ है। अलग अलग मीडियम अलग अलग एटम और मॉलिक्यूल से बना हुआ, उनके एटॉमिक स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं। तो इस वजह से अलग अलग मीडियम की परमिटिविटी अलग अलग होगी, अलग अलग मीडियम की परमिटिविटी अलग अलग होगी। क्लियर ना। तो परमिटिविटी है क्या, थोड़ा थोड़ा सर अभी भी कंफ्यूजन है, अभी भी नहीं आ रहा सर ये परमिटिविटी क्या है। तो ध्यान देते हैं बेटा, परमिटिविटी क्या है, परमिटिविटी वो क्वांटिटी है, परमिटिविटी इज दैट क्वांटिटी बाय विच वी कैन डिसाइड हाउ मेनी इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस इन अ मीडियम। इस मीडियम में कितना इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस है
और इस इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस से डिसाइड होगा कि फोर्स कितना लगता है। अर्थात इट मींस हम ये डिसाइड उस क्वांटिटी से ये डिसाइड कर सकते हैं कि इस मीडियम में यदि हम इस चार्ज को रख रहे हैं तो इन चार्जेस के बीच फोर्स कितना लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर से होके कितना पास हो पाएगा। ये सारी बातों का जो डिसाइड हम जिस क्वांटिटी से कर पा रहे हैं वो क्वांटिटी परमिटिविटी कहलाती है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब मीडियम ना रहे तो फ्री स्पेस कहेंगे, मीडियम है तो मीडियम कहेंगे। क्लियर है? हाँ सर, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आया। अब आया सर कि क्या है कि सर यहाँ पर एक चार्ज है, इस चार्ज ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, लेकिन जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से इस मॉलिक्यूलों से होके पास होता है, याद करो जब क्लास 10 में पढ़ते थे तो कहते थे ना कि जब कोई लाइट किसी मीडियम से होके पास होती है तो लाइट की स्पीड डिक्रीज कर जाती है। क्यों भाई, ऐसा क्या करता था मीडियम? इसका मतलब कि मीडियम का जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स थे वो लाइट के स्पीड को डिस्टर्ब करते थे, उनको रोकते थे, कुछ तो ऐसा करते थे ना जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब होता था और डिक्रीज कर जाता था। जस्ट लाइक वैसा ही बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड को ये डिस्टर्ब कर देते हैं। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो एटम्स हैं, ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छे से फ्लो नहीं करने देते, वो रोकते हैं, इसके अगेंस्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर देते हैं। क्लियर हो रहा है? और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर हो जाती है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर हो जाती है बेटा तो Q2 फोर्स कम महसूस करता है, Q2 को कम फोर्स का एक्सपीरियंस होता है। ठीक है? हाँ सर ठीक है, आप समझ में आया। तो ध्यान दो बेटा, ये परमिटिविटी जो होती है 3 टाइप्स की होती है। ठीक है ना? परमिटिविटी कितने तरह की होती है बेटा? तो ये परमिटिविटी होती है 3 टाइप्स की। ठीक है? कौन कौन सी? तो एक है रिलेटिव परमिटिविटी, दूसरा है एब्सोल्यूट परमिटिविटी और रेफरेंस परमिटिविटी। इसको बेटा बोलेंगे रिलेटिव पर, जब हम किसी मीडियम की परमिटिविटी में जब हम एयर या ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी से डिवाइड करते हैं तो इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ये क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी, ये है रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है बेटा? और ये है तुम्हारा एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है? परमिटिविटी। और बेटा इसको क्या बोलते हैं? रिफरेंस। ठीक है ना? रिफरेंस परमिटिविटी। ठीक है ना? रेफरेंस परमिटिविटी, ध्यान देना। अरे भाई इसी से कंपेयर करके तो हम निकाल रहे हैं। ठीक है? यदि मान लो कि किसी मीडियम की परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी 2 आती है, इसका क्या मीन्स है? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब फ्री स्पेस के कंपैरिजन में ये 2 टाइम्स 2 गुना फोर्स को वीक कर देगी। ठीक है ना? यदि ये रिलेटिव परमिटिविटी किसी मीडियम की 2 है, इसका क्या मतलब है कि ये फ्री स्पेस में यदि 2 चार्जेस रखा हुआ है, यहाँ 2 चार्जेस है Q1 और Q2, इनके बीच जितना फोर्स लग रहा था, मान लो F लग रहा था, अब किसी मीडियम में इसको रख दिया गया जिस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी 2 है, तो ये नया फोर्स F डैश कितना होगा? तो पुराने वाले से 2 टाइम्स कम हो जाएगा, पुराने वाले से बेटा 2 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? तो ये परमिटिविटी क्या है? परमिटिविटी वो क्वांटिटी है जिससे डिसाइड होगा कि इनके बीच फोर्सेस कितनी होगी। अर्थात ये कूलम्बियन फोर्स जो है बेटा, ये जो कूलम फोर्स है ये मीडियम डिपेंडेंट फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स था ये मीडियम डिपेंडेंट नहीं था। अब हम चाहें तो यहाँ एक लिख सकते हैं एक रिलेशन, यदि मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट 2 चार्जेस फ्री स्पेस में रखे हुए थे तो उनके बीच लगने वाला फोर्स यदि को हम क्या करें F नॉट से दिखाएं, F नॉट इक्वल टू क्या होगा? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यदि हम इसको किसी मीडियम में रख दें फोर्स को, सॉरी चार्ज को, यदि हम इन चार्जेस को किसी मीडियम में रख दें तो इनके बीच लगने वाला फोर्सेस क्या होगा? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन m इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये मीडियम कांस्टेंट चेंज हो जाएगा।
अब हम इसके प्लेस पर बेटा रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। ध्यान दो बेटा, यहाँ से एप्सिलॉन मीडियम बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। इनटू क्या हो जाएगा बेटा कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अच्छा, ये मीडियम के बीच फोर्स हो गया बेटा। ध्यान देना, क्या मैं यहाँ पर, ध्यान दो, हम इस दोनों को डिवाइड कर दें, ठीक है ना। एफ नॉट में एफ मीडियम से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। तो 1/1 अपॉन एप्सिलॉन आर। ये एप्सिलॉन आर कहाँ चला जाएगा बेटा, 1 ऊपर, ठीक है ना, ये आ गया एप्सिलॉन आर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि एफ मीडियम यदि हमसे कोई पूछ ले, हमसे कोई एफ मीडियम पूछ ले तो ये क्या हो जाएगा, एफ नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, इससे बोर्ड में सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, ठीक है। क्या पूछा जाता है, सपोज दैट कि यदि कोई दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, ये Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं, और इस Q1 और Q2 के बीच लगने वाली जो फोर्सेज है, ठीक है, मान लो इसके बीच लगने वाला फोर्स क्या है, 40 न्यूटन है। कितना है, 40 न्यूटन। अब हमने क्या कर दिया, इस सिस्टम को किसी ऐसे मीडियम में इंट्रोड्यूस कर दिया जिसमें किसकी वैल्यू, एप्सिलॉन आर की वैल्यू, जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू कितनी है, अरे रिलेटिव परमिटिविटी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू कितनी है, मान लिया कि 4 है, ठीक है, इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है, ये 4 है। तो ये क्या आएगा बेटा, तो ये मीडियम में फोर्स कितना आ जाएगा, तो फ्री स्पेस का फोर्स 40 न्यूटन, और ये कितना 4, तो आ गया कितना 10 न्यूटन, ठीक है, दैट्स ऑल, ठीक है। मुझे उम्मीद है टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। यदि कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।